हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस क्लास में एनसीईआरटी की क्लास 7 ज्योग्राफी की बुक को देखेंगे। अभी तक हमने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 6 को बहुत ही डिटेल में देखे हैं। अब यहाँ से जो भी क्लासेज होगी ना, तो आप देखोगे कि चीज़ें रिपीट हो रही है ना। तो जो चीज़ें रिपीट होंगी तो उन सब चीज़ों को आप नहीं लिखेंगे नोट्स में, ये बात ध्यान में रखेंगे। उन्हीं चीज़ों को लिखेंगे जो नोट्स में नहीं है। अब क्योंकि मेरा पढ़ाना मजबूरी है, इसलिए मैं पूरा पढ़ाऊँगा जितने मैंने हाईलाइट किए या अंडरलाइन किए। बट आप नोट्स उन्हीं का बनाइएगा जो आपके प्रीवियस क्लासेस में नहीं हुए हैं, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। सो ये हमारे पास क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक की चैप्टर्स है। तो आप देख सकते हो चैप्टर 1 पर्यावरण, पृथ्वी के अंदर हमारी बदलती पृथ्वी, वायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन जीवन, मानवीय पर्यावरण। तो हम लोगों ने इसके मैक्सिमम चीज़ों को प्रीवियस क्लासेस में देखा था, बट फिर भी इसमें भी देखेंगे। उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण प्रदेश, शीतोष्ण घास स्थलों के जीवन, रेगिस्तान में जीवन। तो ये सब इतने सारे चैप्टर हैं। मैं प्रयास करूँगा कि एक ही पार्ट में ये कंप्लीट हो जाए वीडियो। अगर ये ज़्यादा बड़ा होता है तो फिर हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पर्यावरण वाला चैप्टर है, तो ये हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जब करेंगे, ओके, यानी पर्यावरण पारिस्थितिकी, तो उसमें कवर करेंगे। हम लोग सब्जेक्ट वाइज चलेंगे, जो सब्जेक्ट की आवश्यकता जिस वीडियो में होगी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है हमारे पृथ्वी के अंदर, इससे प्रारंभ करेंगे। यहाँ से मैं कोशिश करूँगा मैं वो चीज़ें बताते चलूँ जो चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी गई है ना, जो मुझे याद आएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग, तो ये हमारा पृथ्वी का आंतरिक भाग का एक तस्वीर है। तो आप देख सकते हो कि इसके सबसे नीचे में क्रोड है और सबसे ऊपर में पर्पटी है, भूपर्पटी, और बीच में मेंटल है। अब इन सब की क्या क्या विशेषता है वो सब हम लोग देखेंगे। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए कि विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ मिलती है, तो वो दक्षिण अफ्रीका में मिलती है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट यहाँ से आप याद रखिएगा। अब आप देखिए यहाँ पे लाइन पढ़ते जाइए, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, पतली परत है। ऊपर की चीज़ें क्या होती है, ध्रुवीय क्षेत्र है ना। तो अगर ऐसे हम करेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोटापा होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पतला होता चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, पर्पटी है, इसलिए क्या है, सबसे पतला सतह है। तो एक चीज़ और यहाँ पे है, इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस बार के एग्ज़ाम में बहुत ही डिटेल आई थी कि पर्पटी जो है वो महाद्वीप संहति में है ना। महाद्वीप मतलब जो स्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पे देखो आप, ये देखो, ये है महाद्वीप। महाद्वीप क्या है, स्थल है, ठीक है। महासागर क्या होता है, पानी का क्षेत्र होता है, ठीक है। अब महासागरीय पर्पटी क्या होगा, जो समुंदर के नीचे पाया जाएगा तो उसे पर्पटी कहेंगे। महाद्वीपीय पर्पटी जो महाद्वीप के नीचे पाया जाएगा। तो महाद्वीप या महासागर के नीचे क्या पाया जाएगा, पत्थर पाए जाएंगे, चट्टान पाए जाएंगे, है ना, गोल गोल छोटे छोटे शैल पदार्थ पाए जाएंगे। तो इससे बहुत से खनिज पाए जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। वहीं पे कहीं पे लावा होता है। तो यहाँ पे पूछेगा कि बताइए पर्पटी महाद्वीपीय संहति में कितने किलोमीटर गहराई में पाई जाती है, तो 35 किलोमीटर। ये मोर देन वन ऑप्शन में पूछेगा, ठीक है ना। और समुद्री सतह में कितने स्तर तक पाई जाती है, तो 5 किलोमीटर तक। और पर्पटी किससे बनी है, तो सिलिका एवं अल्मुनियम से बनी है, जिसे क्या कहते हैं, सियाल, ठीक है। तो किससे, महासागरीय संहति किससे बनी है, सिलिका एवं अल्मुनिया से। और महासागरीय पर्पटी किससे बनी है, तो सिलिका एंड मैग्नीशियम से। ये आपका ट्री 1 में क्वेश्चन पूछा है ना, कि महासागर की पर्पटी किससे बनती है, तो सिलिका एवं मैग्नीशियम से। और महाद्वीप की संहति किससे बनती है, तो सिलिका एवं अल्मुनियम से। तो यहाँ 2 क्वेश्चन आपको समझ में आया। महाद्वीप की संहति में कितनी
किलोमीटर तक गहराई होती है तो 35 किलोमीटर तक परपटी की गहराई होती है, और समुद्री सतह में 5 किलोमीटर तक। ठीक, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको निकल के आता है। एक आपका ऑलरेडी ट्री 1 में पूछ चुका है और अगली की संभावना है ट्री 2 में। अब यहाँ पे परपटी है, अब एक से नीचे देखो मेंटल है ना, तब हम लोग मेंटल के बारे में कुछ देख लेते हैं। मेंटल की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यह 29 किलोमीटर की गहराई तक मिलता है। ठीक, 29 किलोमीटर की गहराई तक, और यह परपटी की आंतरिक परत क्रोड है। तो पूछेगा कि भू परपटी की या परपटी की आंतरिक क्रोड कौन है, तो वो है मेंटल। ठीक है, और इसी मेंटल में ये मेंटल जो है किससे बनी होती है, तो मेंटल बनी होती है निकल एवं लोहा से, जिसे हम नीफे कहते हैं। मेंटल का निर्माण कैसे हुआ, निकल एवं लोहा से। पहले मैंने पढ़ा महासागरीय संहति परपटी किससे बना है और महाद्वीपीय संहति परपटी किससे बना है। 2 और 1 तीसरा क्वेश्चन, आंतरिक परत कोड परपटी का कौन है, तो अभी हमने पढ़ा मेंटल। ठीक है, मेंटल की त्रिज्या कितनी होती है, 3500 किलोमीटर। तो आपने देखा 5 क्वेश्चन सिर्फ इतने ही लाइन से बन रहा है। तो ये आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में लिखते जाइए, या मेंटल लिखिए, फिर मेंटल के बगल में लिखिए परपटी का आंतरिक भाग है, इसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है और ये निकेल एवं लोहा से बना है। ठीक, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी ऊंचा होता है। इसे समझिए आप। यहाँ पे जो ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है, तो यहाँ पे क्या टेम्परेचर लाल लाल दिख रहा है, तो यहाँ पे जब टेम्परेचर हाई होगा तो मेंटल का टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। और जब टेम्परेचर हाई होता है तो कहीं पे भी प्रेशर क्या लगता है, दबाव ज़्यादा लगता है। अब गर्मी के दिन में देखते होंगे कि आपको जल्दी घुर्मी आता है। क्यों आता है घुर्मी, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा बनता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा बनता है, इसलिए आपका क्या होता है, ज़्यादा आपको घुर्मी लगता है, चक्कर आता है। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ कि पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत हिस्सा परपटी होता है, तो 1%। कितना प्रतिशत मेंटल होता है, तो 84%। कितना प्रतिशत क्रोड होता है, तो 15%। और पूछेगा कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6371 किलोमीटर। ये क्वेश्चन तो बेसिकली पूछता नहीं, बट आप लिख लीजिए। इग्निशियस का अर्थ होता है अग्नि, सेडिमेंट्री का अर्थ होता है स्थिर, मेटामॉर्फिक का अर्थ होता है रूप परिवर्तन। अब हम देखते हैं कि शैल एवं खनिज, शैल एवं खनिज की क्या क्या विशेषताएं हैं वो देखते हैं। तभी हमने बताया कि शैल एवं खनिज कहाँ पाए जाते हैं, पृथ्वी के आंतरिक कड़ा के अंदर। अगर ये पूरा पृथ्वी है तो इसके निचले सतह में पाए जाएंगे ना शैल खनिज, है ना, इन सब क्षेत्रों में, जमीन के अंदर, इतना याद रखिएगा। अब हम इम्पोर्टेंट देखते हैं कि सेल होते कितने प्रकार के, तो सेल बेसिकली होते 3 प्रकार के, आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित। आपका ये बुक में हाईलाइट किया हुआ है, अगर समझ में नहीं है राइटिंग तो आप बुक का चैप्टर देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पे तीनों दिया हुआ है। अब देखिए कि आग्नेय चट्टान कहते किसे, तो आग्नेय, देखो इसमें 2 वर्ड है, एक आग और एक ने। तो जब ये आग है ना, ये आग, ठीक है, जब ये आग जम जाएगा ना, ने मतलब निठुर जाना, है ना, सिकुड़ जाना, ऐसे याद रखो। तो जब आग जम जाएगा तो क्या होगा, आग्नेय चट्टान। यानी द्रविड़ जो है मैग्मा ठंडा होकर जब ठोस हो जाता है, द्रविड़ मीन्स का, जब आग से कहीं पे ज्वालामुखी कहीं आग पिघलता है तो क्या होता है, द्रविड़ यानी पानी का आकार का चूते रहता है ना। अगर यहाँ पे आग ऐसे ऐसे जलेगा चारों तरफ, एग्जाम्पल के लिए मोमबत्ती आप जलाते हो तो आग जब जलता है तो नीचे टपकते रहता है, ऐसे नीचे ऐसे ऐसे टपकते रहता है, तो क्या होता है, आग्नेय शैल या आग्नेय शैल। ठीक है, एक आग्नेय चट्टान भी होता है, सॉरी। और इसे प्राथमिक शैल भी कहते हैं। तो पूछिएगा एग्जाम में कि आग्नेय शैल को क्या कहते हैं,
या पूछा है कि प्राथमिक शैल किसे कहते हैं, तो आग्नेय शैल को। इसके भी दो होते प्रकार, अंतर्भेदी बाहरभेदी। अंतर्भेदी मतलब जो आंतरिक शैल होगा, और बहिर्भेदी मतलब बाहर का शैल होगा। वर्ड में ही स्पष्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि दक्कन पठार किस शैल का उदाहरण है, तो ये बहिर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है, ठीक है। और पूछेगा ग्रेनाइट जो है ये कैसा ग्रेनाइट किसका उदाहरण है, तो ग्रेनाइट अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। 2 क्वेश्चन बना। अगला देखिए, लेई मसाला तथा दाना का चूर्ण के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वो ग्रेनाइट के बने होते हैं। ग्रेनाइट मतलब क्या होता है, ग्रेनाइट एक तरीके का पत्थर है, और जो लेई हम बनाते हैं या मसाला बनाते हैं उसमें देखते हैं ना शीशा टाइप का रहता है। अब सुनते हो कि मसाला में शीशा है, तीखापन लगता है। तो चूर्ण बनाने के लिए जो अपघर्षण होता है ना, 2 ऐसे करके कूटेंगे इसको, ऐसे ऐसे कैसे ऐसे कूटेंगे, तो उसमें किस चीज़ का प्रयोग होता है, तो ग्रेनाइट। तो पूछा है कि ग्रेनाइट का प्रयोग कहाँ होता है, या ग्रेनाइट से क्या बने होते हैं, तो ग्रेनाइट से लेई या मसालों का चूर्ण बनने के लिए अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है, तो अंतर्भेदी आग्नेय शैल का। पूछेगा दक्कन का पठार किसका उदाहरण है, तो आग्नेय शैल का। अवसाद शैल पता है, अवसाद शैल में क्या होता है कि जैसे कहीं से कोई चीज़ बह के आया हो, जैसे बाढ़ में बह के आता है तब कहते हैं ना कि अवसादी है, अवसादी मिट्टी है। तो उसी तरीके का अगर कोई शैल का निर्माण छोटे छोटे टुकड़ों से टूट कर ना बह के कहीं आके जाके यहाँ गड्ढा में भर गया, तो क्या अवसादी शैल है। चारों तरफ से बह के आके यहाँ पे एक जगह घेरा हो गया, तो अवसाद का काम कर रहा है। यानी अवसाद यानी कहीं से बह कर आया हुआ पदार्थ जो एक जगह आके जम जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है, तो ये सब आपको पता ही है। अब देखिए कि कायांतरित शैलों, तो कायांतरित यानी काया आंतरित मतलब जो चीज़ पलट जाता है, मतलब दूसरे रूप ले लेता है। तो ये कब होगा, जब उच्च ताप होगा, हाई टेम्परेचर होगा। अगर हम मान लो कोई पदार्थ है, मान लो ये कोई पदार्थ है, इसे हम जब गलाएंगे, इसे जब हम हाई टेम्परेचर में क्या होगा, गल जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, दूसरा रूप लेगा। जो अब कठोर था ये क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। अब इसका रूप यहाँ पे सिकुड़ जाएगा, तो ये कायांतरित हो रहा है, मतलब इसका काया में अंतर आ रहा है। तो ऐसे उदाहरण कौन कौन से हैं कायांतरित के, चिकनी मिट्टी स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाना, ये किसका उदाहरण है, तो कायांतरित से। एक चिकनी मिट्टी है, ये चिकनी मिट्टी है, और इसका जब हम प्रयोग करके चूना पत्थर संगमरमर में कर देते हैं तो एक कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। सीधे एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। जीवाश्म किसे कहते हैं, तो शैल की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म वर्ड से समझो, जीवाश्म जिसके जीव में, जीव यानी कोई ऐसा जीव जंतु है, जीव मतलब जो सांस ले सकता है, वैसा में जिसमें वो खत्म हो गया, मृत्यु आ गया, शामत आ गई, है ना। जीव प्लस शामत तोड़ के, कोई भी शब्द समझ में नहीं है एग्जाम में, तोड़ दो, जीव प्लस शामत जीवाश्म, है ना। तो को हम साइलेंट मान लेते हैं। जैसे शामत आ गई मतलब उसको मौत आ गई। तो ऐसे पेड़ पौधे जो मृत हो गए तो उसे क्या कहते हैं, उसका अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। और जीवाश्म का प्रयोग बहुत जगह होता है, आपको पता है, खेत में होता है खाद के रूप में, ऐसे बहुत सारी जगह पर होता है, राख के रूप में। अब एग्जाम में पूछेगा कि कठोर शैल का उपयोग कैसे करते हैं, तो कठोर शैल का उपयोग घर बनाने में, इमारत बनाने में, ठीक है ना। शैल मैंने बताया क्या क्या होता है, पत्थर, ये सब क्या है, सब शैल है, पत्थर। उसके बाद छोटे छोटे जो कण पाए जाते हैं, ये सब शैल है। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। खनिज आपको पता ही है, जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं आपके पर्यावरण में, ठीक है। कोयला ये सब क्या है, खनिज है ना, एल्युमिनियम बॉक्साइट ये सब क्या है, खनिज है, लेकिन सबका उपयोग अलग अलग है, ठीक है ना।
प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, सब खनिज का उदाहरण। बस याद रखिए, एग्जाम में पूछा कि बताइए निम्न में से खनिज कौन है, तो इतना सारा आपको एग्जाम्पल याद रहेगा तो आप मोर देन वन ऑप्शन टिक मार पाएंगे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो आपके दिया हुआ है कि द्रविड़ मैग्मा से बने शेल क्या होते हैं, तो आग्नेय शेल। द्रविड़ हमने बताया आग्नेय, आग लग गया तो द्रविड़ हो गए चूने लगा, हमने बताया ना यहाँ पे आग लगा, ये आग लगा तो चूने लगा, ठीक है। सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण, खनिज के उदाहरण। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। जीवाश्म में क्या होता है, जो मृत हो जाते हैं पौधे वगैरह, उसका अवशेष को क्या कहते हैं, जीवाश्म। शैल क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया जो पत्थर वगैरह होते हैं ये सब क्या है, शैल के उदाहरण है। शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं वो क्या, अवसादी शैल, ठीक है। पृथ्वी का सबसे पतली परत परपटी, जो हमने बताया कि अगर ये पृथ्वी है तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका परत क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा। तो सबसे ऊपर में क्या होता है, परपटी, तो सबसे पतला होगा। उसके नीचे क्रोड, मेंटल, फिर सबसे लास्ट में क्रोड। मैच द फ्लोइंग है। क्रोड क्या है, तो क्रोड होगा सबसे भीतरी परत, ठीक है। इसको आंतरिक परत भी कहते हैं, इसको परपटी का आंतरिक परत, ठीक है ना। खनिज क्या है, तो खनिज आपको पता है एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, जैसे प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, खनिज का उदाहरण है। या फिर से बॉक्साइट, कोयला, ये सब क्या है, खनिज का उदाहरण। शैल क्या है, तो शैल का निर्माण हमने ऊपर में पढ़ा, सड़क एवं इमारत बनाने के लिए प्रयोग होता है, जैसे पत्थर, गिट्टी, बालू, ये सब क्या है, शैल है। अगला चिकनी मिट्टी क्या होता है, पृथ्वी की सतह है। जैसे ये पृथ्वी है तो उसके ऊपर में चिकनी मिट्टी होता है, हल्का हल्का यहाँ पे देखोगे कि हल्का बलुई रहेगा, हल्का प्लेन रहेगा, तो चिकनी मिट्टी है ना। तो चिकनी मिट्टी क्या है, पृथ्वी की सतह है। बस आप देखते हो ना कि जिसमें फिसल जाते हैं तो वो क्या है, चिकनी मिट्टी, तभी तो उसमें फिसल जाते हो, चिकना है, नहीं सुनते कि चिकना है, तो उसका क्या होगा, पूरा सॉफ्ट है। तो जहाँ पे मिट्टी चिकना होता है आप देखोगे एकदम पतला महीन सा मैदा की तरह, तो वो चिकनी मिट्टी है। तो पृथ्वी का सिर्फ एक सतह है। सियाल का है, सियाल में दो वर्ड है, एक सी प्लस एल, तो सियाल, सी से सिलिका, ए से एल्युमिनियम, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला। तो ये आपका पहला चैप्टर रहा। अगला हमारा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, हमारी बदलती पृथ्वी। तो इसमें हमारा पहला कॉन्सेप्ट है कि पृथ्वी आखिर अपने चारों तरफ घूमती कैसे। तो पृथ्वी अपने चारों तरफ घूमती कैसे है, पिघले हुए मैग्मा या अंदर में जो प्लेट होती है ना, उसके घूर्णन के कारण, उसके गति के कारण पृथ्वी घूमती रहती है। हम इसका फोटो के माध्यम से समझेंगे। जैसे ये हमारा एक फ़ोटो है, ये है मैग्मा कोश, ठीक है ना। यहाँ से मैग्मा निकलेगा जो ज्वालामुखी के रूप में निकलेगा, गैस के रूप में निकलेगा, राख के रूप में निकलेगा, लावा के रूप में निकलेगा। तो मैग्मा है, जब यहाँ पे हलचल होती है ना तो इसलिए पृथ्वी गति करती है। गति कैसे करती है, पश्चिम से पूर्व, कितना डिग्री पे, 66.5 डिग्री पे, है ना। 66.5 डिग्री अक्ष पे पृथ्वी घूर्णन करती है। पृथ्वी यहाँ पे गति कैसे करती है, मैग्मा में होने वाली गति के कारण ये घूमती रहती है ना। ये यहाँ पे जब भूकंप वगैरह कैसे आएगी, तो जब यहाँ पे प्लेट टकराएगी, नीचे में पृथ्वी की जो प्लेट होती है वो टकराने से क्या आती है, पृथ्वी भूकंप आती है। जब वही भूकंप ज़्यादा तेज़ हो जाएगा तो क्या होगा, सुनामी होगा। सुनामी में क्या होता है, तेज़ हवा, तेज़ आंधी तूफान, ये सब क्या है, सुनामी का उदाहरण। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट देखिए, पृथ्वी के गतियों में दो तरीके के गति होती है, एक अंतर्जनिक बल और एक बाहरजनिक। अंतर्जनिक मतलब आंतरिक, है ना, और बाहरजनिक मतलब बाहर। यानी पृथ्वी की गति जो अंदर से करती है उसे क्या कहेंगे, अंतर्जनिक बल। बाहरजनित बल जो बाहर से लगती है। इसका हमको इम्पोर्टेंट याद क्या रखना है कि भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये सब कैसे होगा, अंतर्जनित बल के कारण। अब देखो सिंपल सा, देखो बहुत आसान है। ये है पृथ्वी हमारा, ठीक है ना, ये पृथ्वी है। रुको, कुछ ऐसा मैं उदाहरण हम मान लो ना, ये हमारा गोल पृथ्वी है, ठीक है। तो भूकंप और ज्वालामुखी होती है तो हमारा क्या हिलता है, हुँ? जब नीचे से कोई चीज़ कंपन होती है तभी ना आप यहाँ पे महसूस करते हो, कोई आदमी है मान लो, है ना, तो महसूस कब करता है, जब नीचे से बल लगता है तभी ना आप थरथराने लगते हो। तो भूकंप कहाँ होता है, नीचे होता है। ज्वालामुखी कहाँ होती है, आग के दर्रा यहीं पे होगा ना, यहीं पे ना लावा चलते रहते हैं। देखो
कहाँ है लावा? यही है ना लावा। तो ये सब कहाँ है? पृथ्वी के अंदर में है ना, है ना। भूस्खलन कहाँ होगा? यहाँ देखो, भूस्खलन, भू से क्या होता है? भूमि, स्खलन मतलब टूटना। तो जब भूमि टूटेगा, जैसे ये मान लो ये बड़ा सा भूमि है और इसको हम दो भाग कर देंगे तो स्खलन हो जाएगा ना, कुछ भाग इधर आ जाएगा, कुछ भाग इधर आ जाएगा, ठीक है। देखो भूस्खलन जैसे पृथ्वी के अंदर हो रही है, तो अंदर जितनी भी चीज़ें होगी, पृथ्वी हिलेगा डोलेगा, भूकंप आएगी, भूस्खलन आएगा, ज्वालामुखी आएगा, इसके अलावा भी बहुत सारे, कभी कभी सुखाड़ आता है, तो वो भी सब अंतर्जनिक बल के कारण ही होता है, ठीक है। अंतर्जन जो अंदर में होगा पृथ्वी के। जब एग्जाम हॉल में याद ना रहे कि भूकंप कैसे आता है, तो याद रखें भूकंप आता कैसे है? अच्छा, पृथ्वी के अंदर से आता है ना, जमीनवा के अंदर से। तो उससे याद होगा कि अंदर की बात हो रही है, यानी अंतर्जनित बल। तो सिर्फ इतना लिख लीजिएगा, अंतर्जनित बल क्या होता है? भूकंप आता है, ज्वालामुखी, भूस्खलन। अब ये भी पूछा आकस्मिक बल किसके अंदर? तो अचानक, आकस्मिक मतलब अचानक आना। तो भूकंप क्या होता है? मुहूर्त देख के तो नहीं आता ना, अचानक आ जाता है। ज्वालामुखी मुहूर्त देख के तो नहीं, अचानक आ जाता है। जैसे आकस्मिक बल, आकस्मिक बल। अब यहाँ देखो पटल विरूपण बल, पटल विरूपण। तो पटल में क्या होता है? कोई स्थान, और विरूपण मतलब उसके रूप में चेंज आना। तो अगर अभी ये घर बना हुआ है ना, ये घर बना हुआ है, ओके सॉरी, अभी ये कोई घर बना हुआ है, ये घर बना हुआ है, ये नीचे पृथ्वी है ना, लेकिन यहाँ पे भूकंप आएगा तो घर क्या होगा? ऐसे ढह जाएगा पूरा, लेकिन पृथ्वी वही रहेगा ना, ढक है ना। तो इसका पटल क्या होगा? पटल मतलब जो कोई स्थल है, यानी जो पृथ्वी है, उसके रूप में परिवर्तन आया, इसलिए घर क्या हुआ? ढह गया। और ये सब किसके कारण? अंतर्जनित बल, यानी नीचे से पृथ्वी के हो रहा है तभी ना ये घरवा गिर गया। तो पटल विरूपण बल, आकस्मिक बल। तो आकस्मिक बल जो अचानक आ जाए, तो सब किसके उदाहरण? भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। तो आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत डिटेल में बता दी। बहिर्जनित बल, बहिर से मतलब बाहर आना। अब अपर्दन है या निक्षेपण है? तो ये जो हमारा पृथ्वी है प्यारा सा, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी में अपर्दन कब होगा? जब इसमें चेंज आ जाएगा ना। तो चेंज कहाँ आता है? बाहर में आता है। तो नदी, बहता जल, पवन कहाँ आता है? ऊपर में आता है। समुद्री तरंग कहाँ दिखती है? समुद्र के ऊपर में दिखती है, यानी कि अंदर दिखती है, ऊपर दिखती है। हिमनद कहाँ दिखती है? ऊपर दिखती है। मैं इसको फोटो दिखा देता हूँ तो आपको याद रहेगा। ये देखिए आप, ये क्या हो रहा है? नदी के ऊपर में बह रहा है ना, तो इससे क्या होगा? अपर्दन हो रहा है। यहाँ पे देखो दो चीज़ अलग अलग हो रही है ना, अपर्दन। इसी में ये चीज़ अलग निकल गया, इसी के नीचे में जब कोई चीज़ें आके ये यहाँ से हट जाएगी, जब ये, एक सेकेंड, जब यही चीज़ यहाँ से अलग होके अलग एक बन जाएगी, तो ये क्या होगा? निक्षेपण हो जाएगा। मतलब ये जो चीज़ अभी साथ में बह रही है ना, ये दोनों साइड से, लेकिन ये वाला पूरा जो चीज़ है, इसको घेर देता हूँ, ये अलग हो रही है, तो निक्षेपण हो गया। अब यहाँ से ये धारा सीधा चली जाएगी और ये इधर में भी फैल जाएगी। तो निक्षेपण का उदाहरण है, अपर्दन का उदाहरण है। हिमनद भी दिखा देता हूँ आप, ये देखो आप ये सब क्या हो रहा है? ज़मीन के ऊपर हो रहा है ना। तो आई होप ये सब समझ गए होंगे। ये तो मैंने बता दिया। अगर आपको लिखना है कि ज्वालामुखी कहते किसे, तो ये आप देख लो, यहाँ पे एक नीचे में पृथ्वी के अंदर में प्रक्रिया हो रही, जो मैग्मा के लावा है, जब ये ऊपर निकल के बाहर आने लगता है, तो ये ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है। एक छिद्र भाग है, तो एक लिंक लिख लो ये वाला आप, अगर आपको लिखनी है तो ये वाला डिफिनीशन लिख लो, बट इसकी ज़रूरत नहीं। बस इतना याद रखो कि ज्वालामुखी क्या होता है? एक छिद्र के माध्यम से पिघले हुए लावा या पिघले हुए पदार्थ जब बाहर आते हैं, तो वो क्या होता है? ज्वालामुखी होता है। भूकंप मैंने बता दिया कि जब कंपन होती है। अब याद रखेंगे कि उद्गम केंद्र कहाँ कहते हैं? जहाँ से उद्गम होगा, जहाँ से आरंभ होगा, तो जहाँ से भूकंप का कंपन आरंभ होगा उसे क्या कहेंगे? उद्गम केंद्र। और अधि केंद्र, यानी केंद्र के अधि मतलब जो नज़दीक, तो उसे क्या कहेंगे? उद्गम केंद्र के उसके निकटतम स्थान को क्या कहें? अधि केंद्र, मतलब केंद्र के नज़दीक। तो सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ होगी? जो सबसे नज़दीक होगा। तो सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ होगी?
अगर यहाँ पे भूकंप होगी तो अगर यहाँ पे जो केंद्र होगा अधिक केंद्र, तो यहीं पे सबसे ज़्यादा भूकंप होगा ना। तो एग्जाम में पूछा है कि सबसे अधिक भूकंप कहाँ होती है, तो अधिक केंद्र के पास होती है। और जैसे जैसे ये दूरी बढ़ता जाएगा, यहाँ जाएगा, तो भूकंप क्या होगा, धीरे धीरे घटता हुआ चला जाएगा। अब ये जो है पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, तो ये सब मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा आगे की कक्षा में, ठीक है। बस इतना याद रखें, भूकंप के 3 प्रकार होते हैं, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। इसे अभी मत लिखिएगा, मैं आगे इसको पढ़ाऊंगा। अब ये देखो, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है, ये ट्री 1 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्थानीय लोग कुछ समान तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। वो कौन है, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन। जब जानवर हिलने डुलने लगते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। तालाब में जब मछलियाँ उत्तेजना यानी जब वो छटपटाने लगती है तो समझ में आ जाता है कि क्या है, भूकंप आने वाला है। सांपों का धरातल पर आना, यानी जब वो पृथ्वी से ऊपर आ जाएंगे, जो बिल में रहते हैं, तो हम समझ जाएंगे क्या है, भूकंप आने वाला है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 26 जनवरी 2001 को कहाँ पे 6.9 की तीव्रता से भूकंप आया था, भूज सर। और भूज सर कहाँ है, तो गुजरात में, ठीक है। दोनों याद रखेंगे, 6.9 तीव्रता और कहाँ पे, भूज शहर में। कितना तारीख को, 26 जनवरी 2001 को। अब यहाँ याद रखेंगे कि भूकंप लेखी क्या है, तो भूकंप लेखी भूकंप का मापने वाला एक यंत्र है। और इसकी तीव्रता कैसे मापते हैं, पूछेगा एग्जाम में, भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है, तो रिएक्टर स्केल में। भूकंप की तीव्रता अगर 2.0 से होगी तो क्या होगी, वो सबसे कम हो गया, इसका प्रभाव नहीं होगा। तो पूछेगा एग्जाम में कि भूकंप की कितनी तीव्रता रहेगी कि उसका प्रभाव हमें नहीं देखने को मिलेगा, तो 2.0 से कम या 2.0। और ये पूछेगा कितना भूकंप की तीव्रता रहेगी जिससे हमें कुछ वस्तुओं का नुकसान होगा, तो 5। और सबसे विनाशकारी कितना होगा, तो जब तीव्रता 7 से अधिक होगा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 2, 5, 7। 2 में कुछ नहीं होगा, 5 में थोड़ा सा होगा, और 7 में पूरा घर खलिहान सब खत्म हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए कि जल प्रपात किसे कहते हैं। सिंपल से यहाँ पे आप फोटो देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, नदियों का बहाव था ना, लेकिन यहाँ पे ढाल का आकार बन गया, तो इसे कहकर जल प्रपात बन गया। यहाँ पे भी एक फोटो देखिए, एक नदी बह रही थी बट यहाँ पे गड्ढा बन गया, और गड्ढा में जब जाके यहाँ पे गिर रहा है पानी, तो क्या होगा, जल प्रपात। यानी प्रपात यानी कोई पात पे आके वहाँ पे वो जल क्या करे, अपना यानी अपना स्थान बना रहा है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है, तो वो है दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में, और उसका नाम क्या है, एंजल जलप्रपात। ये सब फैक्ट कहीं नहीं मिलेगा एनसीईआरटी के अलावा, कहीं नहीं। पूछेगा कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, तो नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉर्डर पे है। अगला पूछेगा कि विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है, तो अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा है। अफ्रीका एक महाद्वीप है, पता है, तो अफ्रीका, जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पे कौन सा जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात। ये सब लिखते जाइएगा। अब एग्जाम में पूछेंगे विसर्प किसे कहते हैं, तब तो विसर्प यानी सर्प मतलब क्या, अगर ऐसे से चल रहा सांप, अगर वी हो गया मतलब वो ध्यान भटक गया और दूसरे रूप में चलने लगा, तो वो क्या हुआ, विसर्प हुआ। लेकिन हमें यहाँ पे क्योंकि सांप नहीं समझनी है, नदी समझनी है, तो नदी के मैदानी क्षेत्र में प्रवेशी करती है तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, और इसमें विसर्प यानी वो सर्प के आकार में अपना जो है वी कर रही है, यानी अपना घूम रही है, यानी अपना वो फ्लो मेंटेन कर रही है, तो क्या विसर्प कहते हैं। अब देखिए, विसर्प लूप नदी से कट जाता है और अलग झील बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, चाप झील, ठीक है। ये सब पूछेगा नहीं बट मैंने बता दे रहा हूँ कि आपको याद रखें। अब एक कॉन्सेप्ट है कि समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाती है। कैसे होती है, तब देखो यहाँ से मैदान जो हुआ, मान लो ये देख लो, यहाँ पे एग्जांपल, ये चाप झील है, यहाँ पर समुंदर बह रहा है, लेकिन ये अपना एक अलग निर्माण कर लिया, तो ये चाप झील। वी सर्प देख रहे हो, यहाँ पे अपना आकार बना के चले, वी सर्प। तटबंध यानी ये बांध है समुद्र के आसपास में या नदियों के आसपास में, ठीक है।
अब जैसे इस यहाँ से कोई नदी चला, तो जैसे चलेगा इसका फ्लो तो धीरे होता चला जाएगा ना। तो ये होता है किसी भी नदी का मुहाना। मुहाना मतलब जहाँ से नदी स्टार्ट होती है, और ये क्या होता है, जहाँ पे नदी गिरता है। तो कहीं भी शुरू होगा तो इंसान का एनर्जी क्या होता है, हाई होता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो एनर्जी लो होते चला जाता है। तो एग्जाम में कहीं पूछ रहे थे भूल चूक से कि नदी का प्रवाह सबसे कम कहाँ होता है, तो समुद्र में होता है। ये देखिए, डेल्टा किसे कहते हैं, तो डेल्टा उसे कहते हैं जहाँ पे अवसादों का संग्रह होता है। यानी समुद्र, जैसे कोई नदी है ना, तो नदी इधर से कुछ पत्थर ले ली, उधर से कुछ कल ले ली, इधर से कोई मिट्टी ले ली, इधर से कुछ हवा का रेत ले लिया, इधर से कुछ ले लिया, है ना। मान लो ना, इधर से कुछ मिट्टी, इधर चिकना मिट्टी, बालुए मिट्टी, सब आके यहाँ पे जमा हो गया। तो ये हो गया, ये जमा वाला जो क्षेत्र है ये हो गया डेल्टा। ये आप फोटो देख लीजिए। ये आप देख रहे हैं एक मुख्य नदी है ना। और ये यहाँ से कुछ ले रहे, यहाँ से ले रहे, यहाँ से ले रहे, एक जगह आके जम गए, तो ये डेल्टा हो गया। ये देखिए, इस समुद्री गुफा देख रही है, समुद्री गुफा, इसकी क्या हो रही है, ये कोई क्षेत्र है और यहाँ पे क्षेत्र में समुद्र के बीच में एक चित्र बन गया। तो गुफा से मतलब गुफा का आकार का समुद्र के बीच में बटेगा तो समुद्र गुफा। तटीय मेहराब, यानी केवल इसमें छत ही बचती है, बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत बचती है। मतलब चारों तरह से पैक है ना शिला, यानी ये जो कोई पत्थर है, और इसमें सिर्फ एक छत बच गई, मतलब छोटा सा गोला बन गया, तो ये क्या हुआ, तटीय मेहराब। ये इंपॉर्टेंट इसलिए मुझे लग रहा है कि जो बीपीएससी अपना लेवल गिरा रहा है ना, तो पूछ सकता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि जब समुद्री तरंग लगातार सैलों से टकराती है जिससे दरार विकसित होती है, समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती है, इन्हें समुद्री गुफा कहते हैं। ये पूरा याद ही कर लीजिए। उसके बाद है कि इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, तो उसे क्या कहते हैं, तटीय मेहराब कहते हैं। तटीय मेहराब उससे बनता है। और केवल दीवारें बच जाती हैं तो उन दीवारों की आकृति को स्टैक कहते हैं। ये भी याद रखिएगा कि समुंदर के जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैल तटों को क्या कहते हैं, समुद्री भूभृगु। और किनारों पर अवसाद जमा क्षेत्र को क्या कहते हैं, पुलीन, है ना। समुद्री तरंग जब किनारों पर अवसाद जमा करेगी तो उसे क्या कहते हैं, पुलीन कहेंगे, यानी पुल का निर्माण करेगी। ठीक है, हमने बताया कि अवसाद क्या होता है। ये जैसे है कुछ कि हिम नद के कार्य क्या है। तो हिम नद ये देख रहे हो पूरा, कहीं पे क्या है, कहीं पे चट्टान है, कहीं पे गोलाश्मी मिट्टी है ना। ये सब देख रहे हो भूरादा टाइप का। और ये सब जब कहीं पे जाकर भर जाएगा तो क्या होगा, झील बना देगा। यही सब क्या करेगा, एक जगह आके यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब आके क्या करेगा, झील का निर्माण कर देगा। ठीक है। हिम नद हिमोट क्या कहते हैं, तो ये हिमोट का उल्टा है जलोढ़। जलोढ़ एक मिट्टी है, और मिट्टी कैसे बनती है, जो नई तरीके का अपरदन से जो मिट्टी आती है वो नई है, तो जलोढ़ हो गया। और उसे हिमोट कह देंगे तो अंग्रेजी में हिमालय हिमोट, यानी वो ठंडा स्थल वाला क्षेत्र हो जाएगा। जलोढ़ मतलब जो गर्म के क्षेत्र में जो मतलब नदियों के द्वारा लाया जाता है, और जो हिमालयों के द्वारा लाया जाता है उसे हिमोट। बात खत्म, इतना ही याद रखना है। अब देखिए कि पवन रेगिस्तान में क्या काम करता है, तो अपरदन एवं निक्षेपण। यानी अगर यहाँ पे ये जो है रेत, तो अगर उड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे अपरदन होगा, तो यहाँ पे जगह खाली हो जाएगा। अगर यहाँ से उड़ के यहाँ गया तो यहाँ पे करेगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे अपर्दित होकर यहाँ पे आ गया, निक्षेपित हो गया तो यहाँ पे गड्ढा बना दिया। तो ये बस पवन का इतना ही काम है, इसे पूछना नहीं चाहिए, बट कहीं पूछ दे तो आपको याद रखना है कि पवन का काम क्या, अपर्दन और निक्षेपण। सब अपना बालू को उठा के उधर फेंकना, फिर उधर से यहाँ पे गड्ढा बन जाना। अभी पूछे कि बालू टिब्बा किसे कहते हैं, तो अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। जब पवन का बहाव रुक जाता है और यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी में बन जाती है, जैसे बालू टिब्बा कहेंगे। टिब्बा से याद रखेंगे टिब्बी, है ना। और टीबी क्या होता है, एक छोटा सा आकार होता है। तो हम टीबी को इधर उधर करते रहते हैं ना, तो टीबी को इधर उधर कर देते हैं, एक जगह सेटल कर देते हैं, तो क्या हो गया, हमको सेटल कर दिया। उसी तरीके से बालू टिब्बा। अब ये देखिए एक और है कि लोएस कहते किसे,
तो जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है, पता ही है। और ये विस्तृत क्षेत्र में जब निक्षेपित उसे लोएस कहते हैं, ठीक है ना। लो एस, एस का मतलब ही होता है छोटे छोटे कण, फ्लाई एश, लो एस। तो ये अगर एस भी याद रहेगा तो एस से क्या याद रखेंगे, शॉर्ट। शॉर्ट से क्या हो जाएगा, छोटे छोटे जो कण है, और छोटे छोटे कण जब विस्तृत हो जाएंगे मतलब बड़े क्षेत्र में निक्षेपित हो जाएंगे तो उसे लोएस कहते हैं। और एग्जाम में पूछेगा कि सबसे विशाल लोएस क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो चीन में। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विशाल लोएस क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, चीन में। इनमें से विटामिन B12। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, तो पता है कि शैल समुद्री तरंग की विशेषता नहीं, क्योंकि समुद्री तरंग क्या होती है, वो मान लो इस समुद्र है, यहाँ पे पानी भरी है, तो समुद्री तरंग में शैल कहाँ से आएगी, है ना। ये तो तरंगे जब ऊपर में बनती है तो इसकी धाराएं, तरंगों का काम क्या है, धाराओं को तेज करना, बहाव करना, है ना, तो ये सब काम है, ठीक है। हिम नद की निक्षेपण विशेषता क्या है, तो हिमोड है, हमने बताया। पृथ्वी के आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है, तो ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन, ये सब क्या होती है, आकस्मिक घटनाएं। छत्रक शैली पाई जाती है कहाँ, रेगिस्तान क्षेत्र में, है ना। ऐसे बनते हैं, ऐसे क्यों बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे बालू भरे रहते हैं ना। अगर ये सब देखना हो तो सिंपली लेना है बालू लेना, उसको ढालना है ऊपर से, ये रहा हाथ, एक सेकेंड, ये हाथ है, जब गिराओगे बालू को हाथ से तो ऐसे रेत की तरह एक गोल बन जाएगा, तो ये छत्रक का कारक हो जाएगा। चाप झील कहाँ पाई जाती है, तो नदी घाटी में। कैसे पाई जाती है, तो एक नदी बह रही है और ये अलग होकर यहाँ से यहाँ पे कोई झील का आकार का बन जाता है, तो ये क्या होगा, चाप झील। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिमनद क्या होता है, सॉरी ये इसमें गलत दिया हुआ है, छत्रक शैली का, और हिमनद भी तो छत्रक शैली का ही होता है ना। जब बर्फे गिराओगे कहीं से तो वो भी क्या होगा, ऐसे ही आकार लेता है ना। अभी हमने फोटो देखी ना, तो ऐसे ऐसे हिमनद है ना। अगर नहीं देखी तो पीछे करके आप देख लीजिएगा, वो भी छत्रक शैली का ही होता है। अब बालू भी कैसे होती है, रेगिस्तान वाला, वो भी छत्रक शैली। छत्रक शैली मतलब छत्ता का आकार का, ठीक है ना। देख लो आप फोटो एक बार पीछे करके, अगर मैं फिर से फोटो दिखाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। विसर्प क्या कहते हैं, विसर्प मैंने बताया ना, सांप का आकार का हो जाता है ना। और वो क्या होता है, ऐसे ऐसे घुमावदार होते हैं ना विसर्प। तो बर्फ की नदी जो होती है विसर्प की उदाहरण है। पुलिन क्या है, एक समुद्री तट है, जो हमने बताया, जो समुद्र के, जैसे समुद्र है पूरा, तो इसके किनारे पे एगो, उसे क्या कहते हैं, पुलिन कहते हैं। बालू टिब्बा क्या है, तो हमने पढ़ा था कि समुद्री भूगिरिव है ना, बालू टिब्बा। जल प्रपात क्या है, पृथ्वी के कंपन से जो बनती है, सॉरी नहीं ये सब, ये गलत आंसर दिया हुआ, ठीक है ना। ये मैं आंसर देख के मैं गलत ही आंसर दिया ही हुआ है, सॉरी। हिमनद बेसिकली क्या है, ये बर्फ की नदी है, ठीक है, याद रखना हिमनद। विसर्प क्या है, तो विसर्प क्या है, नदियों का एक साइड वाला क्षेत्र है, ठीक है। भूकंप क्या है, पृथ्वी का कंपन है। बालू टिब्बा का है, कठोर संस्तर शैल है। ओके, इस तरीके से सारे क्वेश्चन है, ठीक है। आप ना इसको एक बार अपने से ट्राई करना, ठीक है, तो आपको याद है कि नहीं इसे पता चलेगा। मैं तो सभी बता दूंगा, ये गलत आंसर मेरे से लिखा गया था इसलिए हड़बड़ाहट में, लेकिन मैं बता दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। आप खुद से एक बार करके देखिए। अगला इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा वायु। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा, ग्रीन हाउस गैस कैसे बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के फैलने से। इसके अलावा भी और भी गैस है, जैसे जल, वाष्प, ये सब भी है, तो वो सब भी हम आगे की चैप्टर में पढ़ेंगे। बट अभी हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, ग्रीन हाउस गैस किससे होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से। और आगे जब मैं लिखाऊंगा तो और भी उसके ऐड कर लेंगे, अभी बताऊंगा तो एनसीईआरटी पढ़ने का मज़ा खराब हो जाएगा।
और ग्लोबल वार्मिंग क्या कहते हैं? ग्लोबल मतलब पृथ्वी, अब वार्मिंग मतलब वार्म यानी गर्म होना। तो जब पृथ्वी का तापमान गर्म हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। और जब ग्लोबल वार्म होगा यानी पृथ्वी गर्म होगा तो बर्फ़ क्या होंगे? पिघलेंगे, ठीक है। और बर्फ़ के पिघलने से क्या होगी? नदी, बर्फ़ के पिघलने से वो क्या होगा? पानी का रूप ले लेगा, और वो जब पानी का रूप ले लेगा तो फैल जाएगा, उससे क्या आ जाएगी? बाढ़ वगैरह आ जाएगी, ठीक है ना। ये वाला हमने पिछली वीडियो में देख लिया है कि पृथ्वी पे कितने प्रतिशत गैस पाए जाते हैं। पौधों में कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन के लिए, है ना। और ये नाइट्रोजन कैसे लेते हैं? तो ये जीवाणुओं के थ्रू नाइट्रोजन लेते हैं पौधे, ठीक है। जीवाणु मतलब छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं। और मनुष्य तथा पशु क्या लेते हैं? तो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। और पौधे हरा कैसे होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आपको पता है कि मान लो ये पेड़ है, ठीक ना। और जब यहाँ से सूरज की किरणें पड़ती है तो इस सूरज को किरणों को पौधे क्या अवशोषित करते हैं। पूरी क्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण। इसे हम इन्वायरमेंट के चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हरे पादप अपने भोजन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। तो मनुष्य क्या करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और ऑक्सीजन लेता है, लेकिन पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन बाहर करता है। ये चीज़ आपको पता होगी। ये हमने पढ़ लिया था, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल। फिर भी इसमें देख लेते हैं, ये याद रखिएगा। अगर वो वाला अभी तक आपने नोट्स नहीं बनाए तो उसको नोट्स मत बनाइएगा, बट इसको ऐसे नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा देख लीजिए, मैं आपको PDF भेज दिया हूँ। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सब आप लिखते जाइए, याद करते जाइए। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। मौसम की सभी घटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में, ठीक है। तो मौसम की सभी घटनाएं मतलब वर्षा होना, है ना, हवा बहना, ये सब कहाँ होगी? ये सब होगी क्षोभ मंडल में। समताप मंडल की औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर। और ये किसके लिए? हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? तो समताप मंडल में, ठीक है। और ओजोन गैस की परतें जो होती है, जो यूवी किरणों से बचाती है, तो वो कहाँ होगी? समताप मंडल। समताप, जहाँ पे ताप अधिक होगा तो वो क्या करेगी? ओजोन गैसें छोड़ेगी, है ना। तो उसके जो हानिकारक जो किरणें होती है उससे हमें कौन रक्षा करती है? समताप मंडल करती है, ठीक है। मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है पूछेगा? लगभग 80 किलोमीटर। और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इसी पर आने पर जल जाते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले या उल्का पिंड किस परत पे आकर जल जाते हैं? तो मध्य मंडल में, यानी बीच में आके रह जाते हैं। मध्य मतलब बीच में, तो बीच में आके कौन रह जाता है? उल्का पिंड। सबसे अधिक ऊंचाई तापमान कहाँ होगा? तो बाह्य मंडल, क्योंकि सबसे बाहरी सतह है और टेम्परेचर वहीं होगा। इसकी कितनी किलोमीटर के बीच में? तो 80 से 400 किलोमीटर। और रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है, जो रेडियो हम सुनते हैं उसका सैटेलाइट कहाँ रहेगा? तो बाह्य मंडल में। अब इसको फोटो आप देख लीजिए, यहाँ पे उड़ रहा है हवाई जहाज, है ना। यहाँ पे ओजोन की लेयर है जो समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? क्षोभ मंडल में है ना। यहाँ पे देखिए, ये फोटो मैंने पिछले वाले में बता दिया आपको, देख लीजिएगा। बहिर्मंडल में ही कौन सी गैसें होती है? हीलियम एवं हाइड्रोजन। और आपको पता है कि पृथ्वी पे कौन दो गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन एवं हीलियम। और यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है, यानी बाह्य मंडल में तैरती रहती है, जिससे हमारा पृथ्वी संतुलन बनाए रखता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का कितनावां भाग प्राप्त करता है? तो 2 अरबवां भाग प्राप्त करता है, ठीक है। तापमान पूछेगा कि तापमान बढ़ता घटता कैसे? तो आपको पता है गर्मी के दिन में तापमान अधिक रहता है, ठंडा के दिन में कम रहता है। लेकिन ये तापमान ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। गर्मी ठंडा हुआ, इसके अलावा ताप और शीतलता हुआ, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारा चीज़ है, जैसे हवा बहेगा तो उससे भी तापमान बढ़ेगा, जल का स्तर बढ़ेगा उससे भी तापमान घटेगा बढ़ेगा। उसके बाद अगर हमारे पृथ्वी पर क्या बोलते हैं, प्रदूषण होगा उससे भी तापमान घटेगा बढ़ेगा। तो तापमान का बहुत सारा कारक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं मोर देन वन वाले में।
अब पूछेगा बताइए आतापन किसे कहते हैं, तो आतापन मतलब तापन मत आ, है ना, इसमें क्या आतापन, हिंदी में यही होता है, आतापन मतलब आतपन, आतपन दूर हो जाए, यानी जो ऊर्जा पृथ्वी को रोक लेती है उसे आतपन, मतलब हम तापना नहीं चाहते, है ना। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ये हमने पढ़ लिया है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की घटती है तापमान, जैसे चलो फिर से मैं समझा देता हूँ। ये है हमारा प्यारा सा पृथ्वी और ये है सूरज, ठीक है। ये पता है कि 0 डिग्री विषुवत रेखा, तो सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ होगा ना, जैसे यहाँ पे जाएगा तो इसका प्रकाश का किरण फैलता जा रहा है, तो यहाँ पे तापमान क्या होगा, कम होता जाएगा, 0 डिग्री या कम, उससे 1 डिग्री 5 डिग्री जितना भी, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा ना तापमान, जितना भी हो सकता है यार, मान लो 20 डिग्री 22 डिग्री 10 डिग्री 5 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे सीधा फोकस पड़ रहा है ना। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, अगर यहाँ पे एक राम है, ठीक है ना, ठीक है, ये राम है और बगल में एक श्याम है, ठीक है, तो श्याम है, तो ये जब दोनों पास में रहेंगे तब ना ज़्यादा दोनों का एनर्जी लगेगा, लेकिन जैसे ये दूर हो जाएंगे तो यहाँ पे एनर्जी घट जाएगा, यानी यहाँ पे तापमान घट जाएगा, ठीक है। एक पूछेगा कि तापमान की मापने की इकाई क्या है, तो सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, जब 0 डिग्री कोई चीज़ होगा तो पानी जम जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो पानी उबलने लगेगा, तो ये दोनों ही चीज़ याद रखेंगे। अब पूछेगा कि एस्फाल्ट क्या है, या एस्फाल्ट का काम क्या है, तो एस्फाल्ट सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन, नहीं, एस्फाल्ट जो होता है, एस्फाल्ट से क्या होता है कि सड़कें एवं जो धातु वगैरह होते हैं ना, तो उसके भवन गर्म हो जाते हैं और उसमें ऊष्मा मुक्त हो जाती है, तो एस्फाल्ट होता है, ठीक है ना, एस्फाल्ट उसे ही कहते हैं। ये पूछेगा नहीं बट याद रख सकते हैं। अब एग्जाम पूछा है कि हमारे शरीर पे वायु का कौन सा दाब लगता है, तो उच्च दाब लगता है। यहाँ पे देखिए वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है, क्यों, क्योंकि ध्रुवों की ओर जाने पर टेम्परेचर कम हो जाती है ना, और समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होती है। तो एग्जाम में पूछेगा सबसे ज़्यादा वायुदाब कहाँ होती है, समुद्र स्थल पे। हमारा शरीर पे कौन सा दाब लगता है, तो उच्च दाब, ठीक है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और ये निम्न दाब क्षेत्र बनाता है, ठीक है। ये मेन बात पढ़ना ओशियनोग्राफी में, ठीक है। जैसे ये पृथ्वी है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये ले लो लेयर, इसको बना लो, यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, तो यहाँ पे भी लो प्रेशर है, निम्न दाब। और यहाँ पे लो प्रेशर बना, तो लो प्रेशर से क्या होता है, जब भी लो चीज़ होता है तो बच्चा गिर जाता है ना, तो बच्चा गिर जाता है, तो यहाँ से जब लो प्रेशर बनेगा तो ये क्या करेगा, गिर जाएगा, तो गिर जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन देंगे, उसका पानी उनी पिलाएंगे, या उसका देह को या सीना पे कस के रगड़ेंगे ना, तो उसे क्या होगा, उसमें एनर्जी आ जाएगा, तो उसके बाद अगला फ्लो क्या होगा, हाई प्रेशर, तो एनर्जी आ जाएगा, तो यहाँ से जब उठ के यहाँ चला गया तो क्या हो गया, खाली हो गया। तो इसलिए गमन कैसे होता है, पृथ्वी से ऊपर जाने पे लो प्रेशर से हाई प्रेशर बनता है ना। और यहाँ पे लो प्रेशर बना तो यहाँ पे बचवा गिर गया, तो बचवा के गिर जाने से जगह क्या हो गया, खाली हो गया, और बच्चा गिर के कहाँ चल गया, अगला क्षेत्र में चल गया, जो यहाँ पे 0 डिग्री था, 22.5 डिग्री, यहाँ पे 66 डिग्री, तो 66 डिग्री वाला में क्या होगा, हाई प्रेशर, फिर हाई प्रेशर है तो फिर जब गिरेगा तो फिर लो प्रेशर, फिर वो गिर के उठ जाएगा तो फिर हाई प्रेशर, तो चलते एल हाई प्रेशर लो प्रेशर फिर लो प्रेशर फिर हाई प्रेशर, तो ये चलते रहता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि विषुवतीय रेखा क्षेत्र के पास कौन सा दबाव लगता है, तो लो प्रेशर, और उसके ऊपर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हाई प्रेशर, फिर उसके ऊपर में उपोष्ण कटिबंधीय शीत कटिबंधीय लो प्रेशर, तो इस तरीके से बढ़ता जाएगा, आप याद रखेंगे ऐसे करके। अब एग्जाम पूछा है कि वायु सदैव कैसे गमन करती है, तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, डेट्स इट। आपको पता है कि चंद्रमा पर वायु नहीं है, अगर हवा नहीं होगा तो दबाव बनेगा नहीं, क्योंकि जब हमें हवा लगता है तभी ना महसूस करते कि अच्छा हा कितना अच्छा गर्मी है, कितना अच्छा ठंडा है, तो क्या हो रहा है, क्योंकि वो दबाव लग रहा है। और चंद्रमा पे वायु ही नहीं है तो वहाँ पे दबाव नहीं लगेगा। जैसे ये चंद्रमा है और यहाँ पे हवा नहीं रहेगा, तो कोई बच्चा यहाँ पे है तो क्या यहाँ पे जाएगा, हिलता कैसे, जब वायु लगता है, तो ये बच्चा यहीं पे रह जाएगा,
ठीक है, यहीं पे रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जब जाएंगे बच्चा, यहाँ पे जाएगा चंद्रमा पे, तो कोई ड्रेस पहन के जाता है, और वो ड्रेस पहन के नहीं जाएगा तो उसके मुंह से खून आने लगेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे वायु दबाव नहीं है। मैं इसको फोटो दिखा देता हूँ चंद्रमा पे जो जाते हैं पोशाक पहन के। तो ये आप देखिए, यही है चंद्रमा पैराशूट, ठीक है ना। अब देख रहे हो यहाँ पे हेलमेट पहना हुआ है, गैस लिया हुआ। अगर ये सब चीज़ नहीं करेगा ना, तो इस पर क्योंकि दबाव नहीं है, इसमें उल्टा दिशा में चलता है, तो इससे क्या होगा, इसका खून ब्लड आने लगेगा। आपको पता है जब सांस नहीं चलती है, जब हवा नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं, हाँफने लगते हैं ना, करने लगते हैं ना, तो क्या होता है, इसलिए यहाँ पे दबाव ना लगे, इसका बादल फट जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन पैराशूट सब पहने रहता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक और इम्पोर्टेंट याद है, एग्जाम में पूछा कि पवन का नाम कैसे निर्धारित होता है, तो उसके आने की जिस दिशा से वो आएगा, जैसे अगर ये पृथ्वी है, और अगर ईस्ट मतलब पूरब, नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण, डब्लू वेस्ट मतलब पश्चिम। अगर ये इधर से आएगा तो इसका पूर्वी हवा, इधर से आएगा तो उत्तरी हवा, इधर से आएगा दक्षिणी हवा, पश्चिम से आएगा तो पश्चिमी हवा, ठीक है। तो दिशा के हिसाब से, जिस दिशा से चलती है उस दिशा के हिसाब से पवन की गति का निर्धारण होता है। अस्थाई पवन किसे कहते हैं? अस्थाई मतलब जो अपने जगह पे रुका हुआ है, ठीक है। तो क्या करेगा, वर्ष भर चलता रहे, क्योंकि ये अपने जगह पे रुका हुआ है। अब इसमें याद रखिए कि अस्थाई पवन जो व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने, वही अस्थाई पवन है, और ये वर्ष भर लगातार चलती रहती है एक ही दिशा में, ठीक है। निश्चित दिशा या एक ही दिशा, मतलब पश्चिम में चले तो पश्चिमे में चलेगी, पूरब में चले तो पूर्वे में चलेगी। मौसमी पवन मतलब ठंडा के मौसम में ठंडी हवा देगी, गर्मी के मौसम में गर्मी की हवा। जैसे भारत में मानसूनी पवन, ये क्या है, मानसूनी पवन के उदाहरण है, ठीक है। स्थानीय पवन जो मतलब एक विशेष क्षेत्र में आता है, ठीक है, या किसी विशेष समय में आता है, वो स्थानीय पवन। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्र समीर। स्थल पे क्या होता है, स्थानीय है ना, समुद्र में समुद्री हवा चलती है, तो वो सब स्थानीय। ये पांचों फैक्ट याद रखिएगा कि वर्ष भर लगातार कौन सी हवा चलती है, अस्थाई पवन। पश्चिमी एवं पूर्वी पवने कौन है, तो अस्थाई पवन। भारत में मानसूनी पवने किसके उदाहरण है, तो मौसमी पवने। स्थल एवं समुद्री समीर किसके उदाहरण है, तो स्थानीय पवनों के, ठीक है। लू किसे कहते हैं, तो जब गर्मी के मौसम में गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन हमें चारों तरफ से झकझोर देती है, तो लू कहते हैं। नहीं देखते लू मार दिया, तो क्यों मारता है, क्योंकि जब गर्मी में ज़्यादा टेम्परेचर होता है और ह्यूमिडिटी हाई लेवल का होता है, तो हमारे जब चेहरा पे लगता है तो लगता है ना, झुलस जाता है। तो इस तरीके से ये वाला भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, बट ये आपको याद नहीं रखना, ये पूछेगा नहीं इतना हाई क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि बताइए भारत के किस तट पर हमेशा चक्रवात का खतरा बना रहता है, तो वो भारत के पूर्वी तट पर। और कहाँ से कहाँ तक, तो उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी तक, ठीक है ना। पूर्वी तट पर किसके कारण, तो बंगाल की खाड़ी में उठता है जो चक्रवात, उसके कारण। कहाँ पे, तो उड़ीसा में है बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। उड़ीसा के क्षेत्र में पूर्वी तट तो पूरे है ना, जैसे भारत का नक्शा है तो इसे पता है पश्चिमी तट और इसे पूर्वी तट। तो सबसे ज़्यादा चक्रवात किधर आता है, इधर में आता है। आपको पता है इधर बंगाल का खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, और इधर अरब सागर। एक बार और मैं बता देता हूँ, ज़्यादा हड़बड़ाहट। ये जैसे प्यारा भारत का है ना, ऐसे ऐसे मान लो ना। ये पता है पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, इधर होता है बंगाल की खाड़ी, ये फोटो बना लीजिएगा अपने हिसाब से। इधर है अरब सागर, तो भारत के पश्चिम में अरब सागर है, भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है। तो चक्रवात किधर आता है, इधर ही आता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और ये सब किसका क्षेत्र है, ये सब पूर्वी तट है। इधर उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये सब क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चक्रवात आता है। तमिलनाडु भी है। अब एग्जाम पूछे कि जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, तो आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। तो जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी तो हम क्या कहें, आर्द्र दिन है। मतलब आर्द्र में क्या होता है, गर्मी भी ज़्यादा होती है, हवा भी ज़्यादा चलती है ना। और आर्द्र दिनों में क्या होगा कि कपड़ा सूखने में समय लगेगा और पसीना हमारे शरीर में सूखती नहीं। वो क्या होता है कि हमें ना बेचैनी वाला माहौल बना देता है, हमें गर्मी भी लगेगी और हमें कोई चीज़ भी नहीं होगा। तो एग्ज़ाम में पूछेगा कि हमारे शरीर में पसीना कब आसानी से नहीं सूखता है, या कपड़े कब आसानी से नहीं सूखते हैं, तो जब हमारी वायु में आर्द्रता अधिक होती है।
अब एग्जाम में पूछेगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब हवाई जहाज अपने पीछे एक सफ़ेद पथ छोड़ती है। आप देखते हैं कि जब ये बादल में हवाई जहाज चलता है तो हवाई जहाज होगा यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे वाइट वाइट दिखते हैं। अब देखिएगा आसमान में कभी, तो ये क्या है, वायु पथ है सफ़ेद सा, ठीक है। अब ये क्या होगा कि पथ के रूप में कैसे दिखाई देती है, तो जब वायु में गतिमान न रहने की स्थिति हो, ठीक है, गतिमान न रहने की स्थिति हो तो संघनित नमी कुछ देर के लिए पथ के रूप में दिखाई देती है। तो वायु यहाँ पे क्या गतिमान नहीं, इसलिए रुका हुआ। अगर ये गति में होता है तो क्या करता, धुआं की तरह उठा देता, और ये अपना जा रहा है। आपने कभी देखा है कि मतलब कोई चौपर चलता है तो इस तरीके का गतिमान बनता है? चौपर मतलब हवाई जहाज का छोटा रूप जिसमें 2 आदमी 4 आदमी बैठते हैं, नहीं देखे होंगे। तो क्यों होता है, क्योंकि वायु गतिमान न रहने के कारण, लिखिएगा कि वायु गतिमान न रहने की स्थिति के कारण जब हवाई जहाज अपने पीछे पथ छोड़ती है तो उसका निशान रह जाता है, ठीक है। ये फैक्चुअल और थ्योरेटिकल दोनों क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि वर्षा ओला क्या होता है, ओला चाहे सही में वृष्टि क्या होता है। तो ओला आपको पता है, ओला कब होता है, जब वर्षा के साथ साथ थोड़े थोड़े बर्फ़ गिरने लगते हैं, बर्फ़ के गोले गोले टुकड़े गिरते हैं, आप देखे होंगे, ठीक है। इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। ये सब ना आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। ये मत देखिए आंसर, इसमें आंसर मत देखिए, हमने आपको भेज दिया है, आप क्लास 7 के चैप्टर से इसको खुद से बनाइएगा, ठीक है। ये इतना क्वेश्चन आप इसमें अभी आंसर दिख रहा है, बट प्रयास कीजिए कि इस आंसर को हम ना देखें, खुद से बनाएं। हो सकता है मैं इसमें गलत आंसर टिक मारा हूँ, कोई नहीं जानता। अगला हमारा चैप्टर है जल, ठीक है। अब देखिए जल चक्र, चक्र का मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया कि जल चक्र किसे कहते हैं। तो चक्र मतलब क्या होता है, अगर यहाँ से कोई आदमी उठा और फिर यहीं गोल गोल घूम के फिर यहीं आ गया तो क्या चक्र चल रहा है ना। तो जल चक्र यानी जब जल एक चीज़ से मतलब वो बरस रहा है, फिर संघनित हो रहा है, फिर वर्षा कर रहा है, फिर वाष्पीकरण हो रहा है, तो क्या जल चक्र हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका क्या दिया हुआ कि जिस प्रकार से जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडलों एवं धरती के बीच चक्कर लगा रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा महासागर में लवण होता है, तो पूछेगा एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा लवण कहाँ होता है, महासागर एवं समुद्र में। और कौन सा नमक होता है, तो सोडियम क्लोराइड। महासागरों एवं समुद्री में कौन सा लवण पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का उपयोग हम कहाँ करते हैं, खाना बनाने में उपयोग करते हैं, ठीक है। ये देखिए वाष्पीकरण कैसे हो रहा है, यहाँ पे ये है एक जल का क्षेत्र, और यहाँ से जब पानी होता है टेम्परेचर के कारण वाष्पीकृत होता है, और वाष्पीकृत होने के कारण यहाँ बादलों में संघनित होते हैं, एक बादल दूसरे से टकराते हैं, और ये जब टकराने की क्रिया होती है तो वर्षा के रूप में क्या होता है, फिर से वही नदी क्षेत्र में आकर गिर जाते हैं। तो पूरा वर्षा का चक्र है, और यही जब चक्र चलते रहता है तो इसे जल चक्र कहते हैं, या वर्षा चक्र भी कह लीजिए आप। अभी कुछ इंपॉर्टेंट झील वगैरह के नाम दिए हुए, तो ये सब हम लोग एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। आपको पता है कि हमारे पृथ्वी पर कुल सतह का कितना भाग है जल से, तो 3/4 जल है, यानी लगभग 71% है ना। एक और एग्जाम में पूछेगा कि लवणता कितना ग्राम जल में मौजूदा नमक की मात्रा होती है, तो 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम। और महासागर की औसत लवणता कितनी है, तो 35,000 प्रति ग्राम। सबसे ज़्यादा जल कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा महासागर में जल होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद कहाँ होता है, तो बर्फ छत्रक में होता है। उसके बाद भूमिगत जल में। तो 3 याद रखिएगा, पूछ सकता है कि जल का वितरण का क्रम बताए, तो महासागर, बर्फ छत्रक और भूमिगत जल। और सबसे कम कहाँ होता है जल, तो नदियों में होता है 0.01%। ये 4 यहाँ से याद रखिएगा। आपको पता है कि महासागरीय जल हमेशा क्या रहता है, गतिमान रहता है, मतलब धीरे धीरे चलते रहता है, कभी रुकता ही नहीं है, ठीक है ना।
तो ये सब पूछेगा एग्जाम में कि महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, स्थिर रहता है, या कोई नहीं रहता, या एक से अधिक रहता है। तो महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। ठीक है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। ठीक है। एग्जाम में पूछेगा कि समुद्र की तरंगे जब तेज पवन होती है, तो अगर तेज होती है तो हाँ, जितनी तेज पवन होगी उतनी ही तेज समुद्री तरंग होगी। ठीक है। और ये क्या होता है, हमेशा उठता गिरता रहता है। ये सब जो तरंग है कभी भी ऐसे आएगा फिर गिरेगा। फोटो देखिए समझ जाइए आप। देख रहे हैं ना, यहाँ से गिर रहा है फिर उठ रहा है, फिर ये गिर रहा है फिर उठ रहा है, फिर गिर रहा है उठ रहा है। एग्जाम में पूछेगा कि सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है। सुनामी किस भाषा का एक शब्द है? जापानी भाषा का। और इसका अर्थ क्या है? पोताश्रय तरंग। क्यों? क्योंकि इसमें पोताश्रय नष्ट हो जाता है। पोताश्रय मतलब कोई क्षेत्र नष्ट हो जाता है। सुनामी मैंने बता दिया क्या होता है। अब ये देखिए कि अब तक सबसे विशाल सुनामी कितना मीटर मापा गया है? 150 मीटर। अब ये पूछा है कि भारत में सुनामी कब आई थी? 2004 में। कहाँ पे आई थी? तो अंडमान और निकोबार द्वीप में। और कौन सा पॉइंट डूब गया था? तो इंदिरा पॉइंट डूब गया था। भारत में सुनामी कब आई? 2004 में। कहाँ आई? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कौन सा पॉइंट डूबा? इंदिरा पॉइंट। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो 26 दिसंबर 2004 को आई। ठीक है। और इसकी तीव्रता कितनी थी? 9 मैंने बताया कि 7 से अधिक होता है तो वो तबाही लाता है। और एक और याद रखिए कि भारतीय प्लेट और बर्मा प्लेट भी नीचे धंस गई थी। पूछेगा कि 2004 में सुनामी आई तो उसे कौन कौन सी प्लेट धंस गई थी? तो भारतीय प्लेट और बर्मा प्लेट। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? तो जब दिन में 2 बार जब महासागरीय जल का उठना एवं गिरना होता है। तो महासागरीय जल का उठना गिरना क्या होता है? महासागरीय तरंग होता है ना, वो तरंगे उठते हैं गिरते। तो ये जब 2 बार गिरेगा उठेगा तो वो ज्वार भाटा होगा। ठीक है। और ये क्यों आते हैं? क्योंकि सूर्य एवं चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण की गति होती है, तो इसलिए ज्वार भाटा आते हैं। अब पूछेगा एग्जाम में कि किस समय सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक स्थान पे होते हैं? तो पूर्णिमा एवं अमावस्या के समय। ठीक है। और सबसे ज़्यादा ज्वार कब उठते हैं? तो इसी समय में उठते हैं। ठीक है। एग्जाम में पूछा है कि ज्वार भाटा कहते किसे? तो हमने बताया कि जब 2 बार तिरंगे उठते नीचे। और किस कारण पृथ्वी के सतह पे आते हैं? तो शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण आते हैं। और सबसे ऊंचा ज्वार कब उठते हैं? तो पूर्णिमा एवं अमावस्या के कारण। अगला क्वेश्चन पूछे कि सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी कब एक सीधे लाइन में होते हैं? तो वो होते हैं अमावस्या एवं पूर्णिमा के समय। अब एग्जाम में पूछेगा कि नाव संचालन यानी नाव चलाने के लिए कौन सा ज्वार मदद करता है? तो उच्च ज्वार जब होगा तो नाव संचालन के लिए। जैसे जब ये समुद्र है तो जब उठेगा तो जितना ही तेज होगा ना, जितना तेज उठेगा गिरेगा उतना लिए नाव संचालक के लिए, नौवाहक के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और उच्च ज्वार ही मछली पकड़ने के लिए सहायक होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब समुद्र उठेगा लहर, तो लहर उठने के बाद जब लहर उठेगा तो यहाँ पे पकड़ना आसानी होगा ना, क्योंकि यहाँ पे जब ये गिर जाएगा तो फिर पकड़ नहीं सकते। तो उच्च ज्वार मछली पकड़ने के लिए आसानी है, और उच्च ज्वार ही नौ संचालन के लिए आसानी करता है। अब एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि गर्म महासागरीय धाराएं जो है, जो क्या भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। हमने बताया यहाँ पे गर्म होगा और ये धीरे धीरे ऊपर जाने, गर्म से ठंडा। ऐसे भी याद ना हो तो याद रखें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ होता है, तो इसलिए यहाँ पे गर्म जलधारा ही होगी। और सबसे कम होता है ध्रुवीय पोल के पास, नॉर्थ पोल है ये, तो सबसे कम कहाँ होगी? यहाँ पे। तो गर्म कहाँ होगी? ध्रुवीय विषुवत रेखा से लेकर ध्रुव की ओर। तो एग्जाम में क्या पूछेगा कि गर्म जलधाराएं कहाँ से कहाँ तक होती है? तो भूमध्य रेखा से उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। और ठंडी धाराएं क्या होगी? इसके विपरीत हो जाएगी। ये ध्रुवों से उठती है और
विषुवत रेखाओं की ओर आती है। दैट्स इट। अब ये जो है ये सारा जो चीज़, तो इसमें सब फैक्ट भरा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अलग वीडियो में देखें, बट एक चीज़ याद रखिएगा, पूछेगा एग्जाम में कि मत्स्य क्षेत्र यानी मछली पालने के लिए सबसे अच्छा जगह कौन है, तो जहाँ पे गर्म एवं ठंडा जलधारा दोनों का मिलन होगा। जैसे यहाँ पे गर्म है और यहाँ पे ठंडा है ना, ठंडा। तो जब दोनों एक साथ मिलन वाला जहाँ स्थान होगा तो वो मछली पकड़ने के लिए सबसे अच्छा जगह माना जाता है। क्या, जिस जगह पर ठंड एवं गर्म जलधाराएं आपस में मिलती है वो मत्स्य क्षेत्र के लिए सबसे उपयोगी होती है। वो कौन कौन से क्षेत्र है, तो जैसे जापान के आसपास या अमेरिका के पूर्वी तट के आसपास। तो एग्जाम में पूछेगा कि जापान के आसपास के क्षेत्र किस लिए महत्वपूर्ण है, तो वो मछली पकड़ने के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गर्म एवं ठंडी जलधाराएं आपस में आकर मिलती है। इसका हम लोग फोटो के साथ विस्तृत रूप से जब फैक्चुअल लेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे। ऐसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर इस फोटो में तो आपको दिखाई देगा नहीं तो मैं दिखा देता, इसमें बहुत अस्पष्ट है। अब एग्जाम में और पूछा है कि कुहारे वाले मौसम कहाँ बनते हैं, कोहरे वाले, तो जहाँ पे गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है। अब कोहरे होने से क्या होगा, कोई भी क्रिया नहीं होगी, यानी नौ संचालन बाधा उत्पन्न करती है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका उत्तर, बट ये उत्तर गलत भी हो सकता है, इसलिए आप इसका उत्तर स्वयं बनाइएगा। अगला हमारा इंपॉर्टेंट है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन जीवन। तो ये हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है ना। इसमें क्या अधिकतर चीज़ें हो चुकी है, तो ये लोग हम लोग अगले देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, डबल भी देखेंगे, रिवीजन होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ज्वाइन होना है हमारे ग्रुप से तो मैं बता देता हूँ आपको आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने बताया हुआ कि कितने महीने की कोर्स है, कौन कौन सी बुक होगी, ये सब डिटेल मैंने बताया हुआ है। आप इस पर आराम से मैसेज कीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा। यकीन मानिए कंप्लीट तैयारी होगी, कहीं से एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो बिना देर के हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।